सभी साथियों को नमस्कार। चुनाव से 6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति कितनी जवाबदारी निभाती है। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव में जाने से पहले या चुनाव में जाने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि वह जनता को वह सब कुछ बताए जो चुनाव जीतने के बाद वह करने वाली है। इसी को घोषणा पत्र कहते हैं और यह कम से कम चुनाव से 15-20 महीने भर पहले तो जारी होना चाहिए। 70 साल से इस हिंदुस्तान के अंदर चुनाव हो रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र समय पर जारी करती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी करने में भी एक नई परंपरा शुरू की है कि वो मतदान से कुछ दिन पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी करती है। पिछले 2018 में भी उसने यही किया, 2023 में भी उसने यही किया। यह अपने आप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। चुनाव के प्रति उसकी जो गंभीरता है उसको वो बताती है कि वह कितनी गंभीर है। बहरहाल आज हमारे सामने हम आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन या जो अन्य पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारी हैं, उन सबके सामने, सबके हाथ में दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र 17 अक्टूबर को जारी कर दिया था, जिसे आप सब लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। हमने अपने पेज पर कांग्रेस का और बीजेपी के दोनों के वचन पत्र डाले हैं, आपने देख लिए होंगे। अब दोनों ही पार्टियों ने मध्य प्रदेश के उन लाखों लाख पीड़ित कर्मचारी जो न्यूनतम वेतन से वंचित हैं, जिनकी नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है, जिनके सामाजिक सुरक्षा के लिए पीएफ का जो प्रावधान है उसमें उसकी सुविधा नहीं है, ईएसआई की सुविधा नहीं है, ऐसे तमाम सारे कर्मचारियों के लिए दोनों पार्टियों ने क्या कहा है वो आप सब लोग पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। मैं लगातार आप लोगों से अपने इस पेज पर बातचीत करता रहा। क्योंकि ये समस्या राजनीतिक है, मैं कई बार कहता रहा हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं कि आउटसोर्स कल्चर पूरी तरीके से राजनीतिक समस्या है जो बीजेपी ने पैदा की है और इसका समाधान अगर कहीं से होगा तो एक राजनीतिक रास्ते पर चलकर ही होगा। यह बात आज पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई जब माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारियों के बारे में जो वचन दिए, उन वचनों को पढ़कर और बीजेपी ने जो कहा उसको पढ़कर स्पष्ट हो गया है। माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र से पहले भी और अभी चुनावी भाषणों में भी कई बार वो ये बात दोहराते रहे कि मध्य प्रदेश का युवा ठेका प्रथा नहीं चाहता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी अपनी तमाम कई सभाओं में निजीकरण के खिलाफ बोलते हैं।
हम जो लगातार पिछले 2-3 साल से जो प्रयास कर रहे थे कि जो सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो रहा है, उस निजीकरण के खिलाफ एक संघर्ष विकसित किया जाए और इस निजीकरण से जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं उनको एक साथ लाया जाए। हम जब इस अभियान को, इस आंदोलन को संगठित कर रहे थे, तब हमारे आउटसोर्स कर्मचारी ही सवाल उठाते थे कि हमें राजनीति नहीं करना है, हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए, फलाना ढिमका, और हमारे बारे में भी तमाम सारे टिप्पणियां वो करते थे। लेकिन आज एक बात स्पष्ट हो गई कि अगर किसी समस्या का समाधान कहीं से निकलेगा तो वो राजनीति से ही निकलेगा, राजनीति से ही निकलेगा। इसलिए हमें मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करना चाहिए, हिंदुस्तान की राजनीति को समझने की कोशिश करना चाहिए। एक बात स्पष्ट हो गई कि बीजेपी आपको कुछ नहीं देने वाली। यदि 2023 में बीजेपी पुनः जीतती है तो निश्चित रूप से सरकारी सेक्टर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वहां पर सरकारी कर्मचारी के नाम पर कुछ अधिकारी आपको मिलेंगे जो आप सब लोगों पर हुकूमत चलाएंगे, जैसा अभी चला रहे हैं। आपके 2 लोग हैं जो आप पर हुकूमत करेंगे, एक ठेकेदार होगा, ठेकेदार, दूसरा सरकारी अधिकारी होगा। अब इन 2 लोगों के हुकूमत में आपकी जिंदगी क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का वचन पत्र, माननीय कमलनाथ जी का वचन पत्र भी आपके पास है, आप उसको पढ़िए। उन्होंने कम से कम हम तमाम सारे लाखों लोगों को एक की उम्मीदों को जिंदा किया है जिसे बीजेपी ने खत्म कर दिया था। हम जो जिस निराशा में डूबे थे, हमें एक रोशनी दिखाई है, एक उम्मीद जगाई है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों से मेरा यह आग्रह है, ये अपील है कि किंतु परंतु को छोड़कर आप अपनी स्पष्ट दिशा तय कर लें कि आपको क्या करना है। कल के हमने अपने फेसबुक पेज पर बताया था कि ओपीएस के लिए जो संघर्ष चल रहा था मध्य प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में, आज ओपीएस पाने वाले, पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारी जो ड्यूटी में लगाए गए हैं, उनकी वोटिंग पूरी हो चुकी है। वहां 100% वोट ओपीएस के पक्ष में पड़े हैं, यानी कमलनाथ जी के पक्ष में पड़े हैं, तो कमलनाथ जी ने ओपीएस को बहाल करने का वचन दिया है। यानी कमलनाथ जी ने इस आउटसोर्स अस्थायी ठेका कल्चर को भी समाप्त करने का वचन आपको दिया है। वह आपको नौकरी में सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन का वचन उन्होंने आपको दिया है। इसलिए आप भी वही करेंगे जो ओपीएस की मांग के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने किया है। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। अब सवाल उठता है कि इस बीजेपी के घोषणा पत्र में और क्या क्या है। आप बीजेपी के इरादों को समझिए। यह पूरी तरीके से चंद लठैतों की पार्टी है, चंद जमींदारों की पार्टी है, चंद व्यवसायियों की पार्टी है, और उसी तरीके से वो नीतियां तय करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और उस उदाहरण को आप पूरी गंभीरता से उस पर सोचना और उसके बारे में खुद भी पड़ताल करना कि यह सरकार किस किस पर नियंत्रण करने जा रही है। बीजेपी की सरकार ने किस किस चीज पर नियंत्रण किया है। छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र जारी हुआ था। उन्होंने, अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम धान 5100 रुपए, 3100 रुपए कुंटल, 21 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदेंगे। यही शब्द थे उनके। यानी 1 हेक्टेयर की 21 कुंटल धान वो 3100 रुपए में खरीदेंगे। कितनी खतरनाक बात है। बीजेपी किसान की पैदावार पर भी नियंत्रण करने जा रही है इस प्रावधान के तहत। क्या प्रावधान है?
एक हेक्टेयर में कम से कम 50 क्विंटल धान पैदा होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है अगर अच्छा बीज है तो। सरकार कितनी खरीदेगी? 21 क्विंटल। बाकी धान कहां जाएगी? सोचने का विषय है। या तो किसान एक हेक्टेयर में सिर्फ उतनी धान पैदा करे, बोए जितने में 21 क्विंटल हो, जितनी सरकार खरीद लेगी, बाकी जमीन को बंजर छोड़ दे, या पूरी में बोए तो उतनी काट ले जितनी की 21 क्विंटल निकलेगी, बाकी जमीन फसल खड़ी रहे। ये फसल पर नियंत्रण करने के इरादे भारतीय जनता पार्टी के, यानी किसानों को बर्बाद करने वाले इरादे। और ऐसा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार कर चुकी है तेंदुपत्ता के मामले में। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता बड़े स्तर पर पैदा होता है, इसमें लाखों लाख आदिवासी लोगों को रोजगार मिलता है। तेंदुपत्ता की तुड़ाई लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने तक चलती थी। ये पहले ये नियम था, जब तक कांग्रेस पार्टी ताकतवर रही, सत्ता में रही, तब तक एक एक तेंदुपत्ता तोड़ा जाता था। 2003 तक जितना भी तेंदुपत्ता जंगलों में पैदा होता था वो सारा तेंदुपत्ता तोड़ा जाता था। एक एक महीने तक आदिवासी लोगों को तेंदुपत्ता संग्रह में काम मिलता था। इन 18 सालों में इन्होंने क्या किया, उसकी भी लिमिट तय कर दी। अब उन्होंने कर दिया कि हम इतने मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदेंगे, यानी उदाहरण के लिए कि हम सिर्फ 10,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदेंगे और उसे हम 4,000 रुपए मानक बोरा से खरीदेंगे। अब तेंदुपत्ता होता है, मान लीजिए 50,000 मानक बोरा हो रहा है पैदा, तो 40,000 मानक बोरा तो आपने तुड़वाया ही नहीं। तो मांग ये थी कि पूरा का पूरा तेंदुपत्ता तुड़वाया जाना चाहिए, भले ही आप उसे 4,000 मानक बोरे से न खरीदकर 3500 से खरीदे, 3,000 मानक बोरा के हिसाब से खरीदे, लेकिन तेंदुपत्ता की पूरी तुड़ाई होनी चाहिए, जिससे तेंदुपत्ता संग्राहकों को काम मिले। लेकिन भाजपा की सरकार ने, शिवराज सिंह ने उस तेंदुपत्ता संग्राहकों के रोजगार को, जो 1.5 महीने तक मिलता था, 5 दिन में सीमित करके रख दिया है। आजकल सिर्फ 4 या 5 दिन तेंदुपत्ता की तुड़ाई होती है, आप पता कर लेना। ठीक यही स्थिति उन्होंने धान के खरीदी में छत्तीसगढ़ में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक वो है। हम लोग अपने संगठन की तरफ से, हमारा जो कामगारों का संगठन है उसकी तरफ से ये मांग कर रहे थे कि सारा तेंदुपत्ता तुड़वाया जाना चाहिए, जैसा 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार तुड़वाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह ने उस तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ बड़ा धोखा किया, उस पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है। ऐसे ही किसानों की फसल पर भी नियंत्रण करने के इरादे इनके छत्तीसगढ़ से दिखाई देने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यही वो स्थितियां हैं जो शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में पैदा की हैं और जिसके शिकार आप भी हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वह नीति कामगार हितैषी कतई नहीं है। अगर कामगार हितैषी नीति होती तो उनके घोषणा पत्र में आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के लिए कम से कम इतना तो कहा गया होता कि जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनकी नौकरी सुरक्षित, इतना तो उनको कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कहा। उन्होंने जो वेतन, न्यूनतम वेतन की जो बात लिखी है वो भी अपने आप में धोखा है। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप श्रम विभाग के पोर्टल पर जाके उसको सर्च कर लेना कि जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और जब मार्च 2019 में जो न्यूनतम वेतन में महंगाई भत्ते की जो बढ़ोतरी हुई थी वो 500 रुपए थी। कमलनाथ जी की सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी ने पहला जो महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन में बढ़ाया वो 500 रुपए था, जो उससे पहले
या उसके बाद इतना महंगाई भत्ता कभी नहीं बढ़ा। दूसरा, महंगाई भत्ता बढ़ाने का 6 महीने बाद जो वो समय आता, उसमें कमलनाथ जी ने 250 रुपए बढ़ाए थे। यानी 1 साल ही सरकार चली और 1 साल में कमलनाथ जी की सरकार ने 750 रुपए महंगाई भत्ता बढ़ाया था न्यूनतम वेतन में। उसके बाद से शिवराज सिंह कभी 25 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 35 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 37 रुपए बढ़ाते हैं। ये अंतर है, इस अंतर को समझने की जरूरत है कि बीजेपी की सरकार कामगारों को गुलामों जैसे बर्ताव करती है और गुलामी में ले जाने के लिए काम कर रही है। इसीलिए पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश के अंदर न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ है। कमलनाथ जी ने अपने इस घोषणा पत्र में न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन करने का वचन हमको दिया है, जो इस बढ़ती हुई महंगाई में इस कामगार का, जो चाहे आउटसोर्स में काम कर रहा है, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहा है, चाहे किसी शोरूम में काम कर रहा है, चाहे कहीं भी काम कर रहा है, कि उसे कितना वेतन मिलना चाहिए। ये कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में हम लोगों को ये भरोसा दिया है। तो साथियों, ये दोनों वचन पत्र आने के बाद आप फैसला आप कर चुके होंगे कि आपको किधर जाना है, लेकिन आपके जाने से अकेले से काम नहीं बनेगा। आपको भी अपनी राजनीति करनी पड़ेगी। यह मौका है आपके सामने, जब आप भी आपके साथ हुए अन्याय के खिलाफ इस चुनावी अभियान में हिस्सेदारी कर सकते हैं। आपका एक वोट तो मिल सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने आसपास के, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के वोट भी अपने पक्ष में, आपके अपने पक्ष में डला सकते हैं। और आपका पक्ष है कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी। और इसलिए आज से अपने सामने 6 दिन हैं। इन 6 दिन में आउटसोर्स के कर्मचारियों की सक्रियता कई गुना दिखनी चाहिए, सोशल मीडिया पर, उसके अन्य गतिविधियों के जरिए, और उसे इस चुनाव में यह साबित करना है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वो इस चुनाव में इस अन्याय का बदला ले रहा है। आप जब बदला लेने की भावना से इस चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे, सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं, बदला लेने की भावना से हिस्सेदारी करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके साथ हो रहे अन्याय का अंत होगा और आपको भी ये तसल्ली होगी कि हाँ, हमने भी अपना योगदान इन चुनाव में दिया है। रहा सवाल कि इस बात का कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर हम लोगों का एकदम जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी हमें संगठित होना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, और हमें उन तमाम सारे राजनीतिक और फैसलों पर निगरानी करनी पड़ेगी जो हमारे बारे में हो रहे हैं, हमारे बारे में होने वाले हैं, हमारे बारे में होंगे। इसलिए हमारी और आपकी सक्रियता इन चुनाव में कई गुना दिखाई देनी चाहिए। तो साथियों, आज आपके सामने दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र हैं और इन घोषणा पत्रों के आधार पर आप अपने भविष्य के बारे में फैसला करें और तय करें कि आपको किधर जाना है। हमको जो कहना था हमने कह दिया। और भी तमाम सारे सवाल हैं, उन सवालों पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा आउटसोर्स कर्मचारी राजनीतिक तौर पर भी उतना परिपक्व हो जाए कि उसके साथ उसके बारे में होने वाले निर्णयों के बारे में वह तत्काल खुद रिएक्ट कर सके, खुद निर्णय कर सके। इसलिए हम आपसे आंदोलनात्मक बातचीत करने के साथ साथ राजनीतिक बात भी करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हर तरह की राजनीति को समझे और उस राजनीति के साथ चले जो उसके पक्ष में है, उसकी हितैषी है और उसके लिए कुछ निर्णय करने वाली है। साथियों, आज आप सब लोगों को निकल गई धनतेरस की और आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप सुखी रहें, खुशियां आपके घर पहुंचे, लक्ष्मी आपके घर आए। इसी की शुभकामनाओं के साथ आज की बातचीत समाप्त करता हूं। धन्यवाद।